हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपके हरियाणा एसएससी साइंस में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सभी के सभी हम करने वाले हैं डिस्कस यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपके हिंदी में लिखे होंगे लेकिन हम बाइलिंगुअल करेंगे, इंग्लिश में भी साथ के साथ बताता चलूँगा मैं, हिंदी में यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप और सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हरियाणा एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने वो नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिज्मेटिक्स किसका अध्ययन है। देखिए न्यूमिज्मेटिक्स पता होगा आप लोगों को किसका अध्ययन है। न्यूमिज्मेटिक्स देखो, स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिज्मेटिक्स, यानी कि सिक्कों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिज्मेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ आंसर गलत भी लगे हुए हैं, जो गलत हो गए मैं साथ के साथ आपको करेक्ट करवाता चलूँगा। जो रेड वाले हैं वो आपके आंसर होंगे। यहाँ पर सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिज्मेटिक्स। तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल से हम पढ़ेंगे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कक्ष के तापमान पर द्रव रूप में रहता है, यानी कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो मेटल बताना आपको जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है मरकरी। कौन सा होता है, मरकरी, यानी कि पारा। नेक्स्ट है, पीको का गुणज मान बताइए। जो पीको होता है, पीको को हम पी से डिनोट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻12, ठीक है। 10⁻⁻12 यहाँ पे आंसर होगा, तो ए आंसर करेक्ट होगा। तो इससे आपको बेनिफिट ये होने वाला है, आपको आइडिया लग जाएगा कि हरियाणा एसएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कि साइंस में जो क्वेश्चन है आपके थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो एक मैंने डाली हुई है जिसमें आपके सभी फार्मूले मैंने रिवाइज करवाए हुए हैं साइंस के, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो। नेक्स्ट, प्रोटॉन का पूर्ण आवेश बताना है। जो प्रोटॉन है उसका आवेश बताना है, क्या होगा, चार्ज, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम होता है लेकिन डिफरेंस इतना होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ठीक है। तो कितना होगा, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको याद रखना है, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। यदि आपसे मास पूछे प्रोटॉन का तो आप बताएंगे 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, यदि आपसे मास की बात करें तो। नेक्स्ट है, 1 इंच इक्वल टू सेंटीमीटर। तो 1 इंच में आपके सेंटीमीटर कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। यदि आपसे इंच में फिट की बात करें तो 12 फिट होते हैं आपके। नेक्स्ट है, एक रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकर्मकों और उत्पादों के द्रव्यमानों, कभी कभी आयतन भी, की गणना से डैश संदर्भित है। तो यहाँ पे आपको बताना है आपको बताना है कि कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें आप जो रिएक्टेंट्स होते हैं आपके, उनका जो मास निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री इंग्लिश में STOICHIO, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे रस समीकरण मिति, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया आपका कि 1 फीट में क्या इंच होते हैं, तो आप बताएंगे 12 इंच। जहाँ पर हमने सेंटीमीटर की बात की थी, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैस हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होती है मेनली CO2। अब देखिए CO2 क्यों होती है, आप सभी को पता है ये अर्थ सरफेस है,
यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य की जब किरणें आती हैं पृथ्वी पर तो कुछ तो वापस हो जाती हैं और कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ। अब यहाँ पर CO2 ज़्यादा होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट में, तो ये क्या करेगा, इन रेडिएशन को जाने नहीं देगा बाहर स्पेस में, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से वातावरण गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और मेनली किसकी वजह से होता है, CO2 ऑप्शंस जो गिवन है उनमें से। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए, हाईली रिएक्टिव मेटल बताना है, तो वो है ऑप्शन में से पोटेशियम। जो आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से पोटेशियम। देखिए सीरीज आपको याद रखनी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये आपके ऑप्शंस हैं। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम, फिर सोडियम है, ठीक है। अब देखिए जो ये पोटेशियम और सोडियम है ये एयर और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जल्दी क्रिया कर लेते हैं, तो इसीलिए इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अधातु का तरल रूप। अभी हमने धातु पढ़ा था कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, कौन सी, मरकरी। तो अब नॉन मेटल आपको बताना, अधातु मतलब नॉन मेटल, वो कौन सा है जो लिक्विड में रहता है, तो वो है ब्रोमीन। कौन सा होता है, ब्रोमीन, BROMINE, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है स्थिर अवस्थाओं की त्रिज्या डैश के रूप में अभिव्यक्त होती है। जो आपकी स्टैटिक स्टेट होती हैं, जो चीज़ें होती हैं उनका जो रेडियस है वो कैसे आप निकालते हैं, तो वो होता है RN = n²A0, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा। और जहाँ पर आपकी A0 की वैल्यू क्या होती है, 52.9। यदि आपसे पहले कक्ष में पूछे तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, दूसरे में पूछे तो n की वैल्यू 2 रख देंगे। तो जो भी आपसे रेडियस पूछे तो A0 की वैल्यू रख के आप बता देंगे क्या होती है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रा का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए है ये। यदि आपको हिंदी में ना आए तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की स्टडी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है पीने के लिए उपयुक्त जल। अब जो पीने के लिए जल होता है उसको क्या बोलते हैं, पेयजल। नेक्स्ट है किसी खंड का द्रव्यमान। यदि खंड का द्रव्यमान यानी कि मास दे रखा है 87.2 ग्राम और उसका आयतन दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है, तो घनत्व का सही आंकड़ा होगा। अब देखिए घनत्व होता क्या, डेंसिटी। घनत्व मतलब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। मास दिया हुआ है 87.2 ग्राम में है और वॉल्यूम दिया है 25, तो इसको आप काटेंगे तो ये आएगा 3.5, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा बी आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस सभी के सभी फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो वो फॉर्मूले वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना आप साइंस प्लेलिस्ट में एक बार जाकर। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पहलुओं को वर्णित करने वाला पहला वैज्ञानिक है। जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या दिया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नाम से ही था ये इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है भाई, तोड़ना, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से, ठीक है। इसमें हम क्या निकालते हैं, एक आपकी कैथोड और एनोड पे हम डालते हैं और जिसमें हम सेपरेट करते हैं ओर में से, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमें जो मेटल है वो मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब तोड़ना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, वाटर के साथ इसमें आप रिएक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2NaOH + H2 + क्लोरीन, ठीक है, Cl2।
ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। नेक्स्ट है सिनेबार एक है, भाई सिनेबार क्या है, तो सिनेबार आपका और है मरकरी का, ठीक है। सिनेबार किसका है आपका आपका एक मिनट, मर्क्यूरी सल्फाइड हम इसको बोलते हैं HgS, मरकरी का और है आपका मर्क्यूरी सल्फाइड, याद रखना HgS। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है आपका 100 ग्राम पानी का तापमान बढ़ाना है आपको 24 से 90 डिग्री गर्मी द्वारा, ठीक है, स्टीम के द्वारा बढ़ाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक गर्मी का मास है, तो उस स्टीम का मास बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले देखिए मास निकालेंगे, हम क्या हीट निकालेंगे, हमें कितनी हीट की ज़रूरत है वाटर के लिए, उसका तापमान बढ़ाने के लिए। तो mc डेल्टा टी मास ऑफ वाटर, c यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा टी यानी कि तापमान में कितना चेंज हुआ है पानी के। तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर आपको दिया है कितना 100, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब टेम्परेचर कितना बढ़ा है भाई 24 से आपका 90, तो यानी कि 90 माइनस 24 से 90 बढ़ाया है। तो इसको आप काटेंगे तो 20 से 20, 10 से ये 10, तो ये बचेगा 420 गुना में 66, तो ये आएगा 27720 जूल। तो इतनी हमें क्या जरूरत पड़ेगी हीट की। अब ये हीट लेगा कहाँ से वाटर, ये लेगा अपनी गर्मी से। अब देखो इसको नोट डाउन कर लो एक बार, आगे चलते हैं 27720। अब देखो उसको कितनी हीट की ज़रूरत है वाटर को तापमान बढ़ाने के लिए 27720। अब ये लेगा कहाँ से, तो ये लेगा भाई गर्मी से। तो जो हीट गेन करेगी किसके बराबर होगी, जो वो लॉस करेगी गर्मी। तो यानी कि ये किसके बराबर रख दोगे आप, ये हीट गेन करी बराबर है हीट लॉस, यानी कि स्टीम जो गर्मी ने लॉस की MsL, ठीक है। और MS ऑफ स्टीम आपको निकालना है। तो L क्या होता है स्टीम का, तो ये होता है आपका 2257, ये आपको याद रखना 2257, ठीक है। अब इस 27720 को यहाँ पे भाग करेंगे आप 2257 से, तो ये क्या होता है किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो किलो जूल को किलो में बदलेंगे तो 1000 आएगा, तो इसको काट पीट के निकालेंगे तो 12 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 12 ग्राम। तो मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना था कि हीट जितनी उसने गेन करी वाटर ने, वो कहाँ से की, जितनी गर्मी लॉस करेगी, तो दोनों को बराबर रख दोगे सब, ठीक है। तो 12 ग्राम यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में 2s 2p या उत्तर कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन डैश में होता है। अब देखिए जो हाइड्रोजन एटम होता है 2s 2p में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, उत्तेजित स्थिति में, हाईली एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। कौन सी स्टेट में, एक्साइटेड, उत्तेजित मतलब एक्साइटेड स्टेट में। नेक्स्ट है इनमें से किससे जल प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण किससे होता है भाई सभी से, मल जल से भी, औद्योगिक अपशिष्ट से भी, उर्वरक और कीटनाशक से भी, तो सभी से जल का पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है पहले तारों में खींचे जाने की धातु की विशेषता क्या कहलाती है। पतले तारों में यदि कोई मेटल है, ये मेटल है, इसको आप खींच के एक वायर बना सकते हैं, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो टेंसाइल प्रॉपर्टी कहते हैं कि खींच के आप लंबा बना सकते हैं, यानी कि तन्यता, क्या कह सकते हैं, तन्यता। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए डैश की एक पतली परत चढ़ाए जाने की एक विधि है। अब देखिए लोहे को बचाने के लिए जंग से, तो उसके ऊपर आप कोटिंग करते हैं किसकी, जिंक की, तो जिंक की कोटिंग करते हैं जस्ता यानी कि, तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। क्लियर है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है बड़ा अणु बनाने के लिए कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बना सकता है, तो इस विशेषता को क्या कहते हैं भाई? इसको बोलते हैं सेल्फ कैटिनेशन, श्रृंखलन कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। तो इसमें क्या होता है भाई? एक कार्बन है जैसे, ठीक है, ये एक बड़ा अणु बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करता है वो, जितने भी कार्बन परमाणु हैं उनके साथ बंध बना लेता है, ठीक है। कार्बन कार्बन जुड़ के एक बड़ी चेन बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं हीरा या फिर ग्रेफाइट, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम हीरा या ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट बना लेता है, उसको बोलते हैं सेल्फ कैटिनेशन, श्रृंखलन। क्लियर है? नेक्स्ट अब फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। नेक्स्ट है घनत्व की एसआई। घनत्व अभी मैंने बताया, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किलोग्राम और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट है वैक्यूम में प्रकाश की गति। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? स्पीड जो होती है लाइट की वो वैक्यूम में क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये यूनिट क्लियर रख लेना आप। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा करता है? एसिड रेन किसकी वजह से होती है? एसिड रेन। अब एसिड रेन दो होती हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों के कारण होती है। तो ऑप्शन में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आंसर। नेक्स्ट है प्लेग का नियंत्रक मान। जो प्लैंक है उसका मान बताना है आपको, क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक PLANC प्लैंक कांस्टेंट। तो इसका मान जो होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। सी ऑप्शन राइट। ये भी मैंने सभी करवाए हुए हैं आपको फार्मूले वाली वीडियो में, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दो देख लेना एक बार। नेक्स्ट है धातु पृष्ठ का चमकने का गुण क्या कहलाता है? अब देखिए जो मेटल के सरफेस हैं वो चमकते रहते हैं, साइन मारते रहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लस्चर, LUSTRE, लस्चर। क्या बोलते हैं? लस्चर। अब देखिए मेटल के नाम में ही पता है, METAL मेटल, मेटल के नाम में L है, तो इसका मतलब क्या है? मेटल की लस्चर प्रॉपर्टी है। क्लियर है? नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नोबल गैस नहीं है? सबसे पहले हम देख लेते हैं नोबल गैस कौन कौन सी है। हीलियम ग्रुप वाली, हीलियम He, नियोन Ne, आर्गोन Ar, उसके बाद क्रिप्टोन Kr, उसके बाद जीनोन। ये सारी की सारी नोबल गैसेज हैं। देखिए हीलियम, आर्गोन, नियोन। हाइड्रोजन जो आपकी है नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या क्या होती है? आप देखिए पहले विलायक और विलेय यानी कि सोलवेंट और सोल्यूट पढ़ लेते हैं। देखिए सोल्यूट क्या होता है? आपका सोलवेंट होता है एक सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन दो चीज़ों का बना होता है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है। अब मोलैलिटी होती क्या है? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, यानी कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के जो मोल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? मोलैलिटी। अब मोलैरिटी में क्या फ़र्क है? तो मोलैरिटी में फ़र्क है आपका वहाँ पे लीटर आएगा। क्या आएगा? लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन 1 लीटर, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 लीटर ऑफ सोलवेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? मोलैरिटी। किलोग्राम होगा तो मोलैलिटी आप बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है कैथोड किरण ऋण आवेशित कणों से बनती है, वह कहलाता है। अब देखिए कैथोड रेज जो आपकी होती है वो किससे मिलके बनती है? कैथोड रेज। अब जो कैथोड रेज होती है ना आपकी, एक ट्यूब होती है कैथोड ट्यूब, यहाँ पे आपका कैथोड होता है, यहाँ पे एनोड होता है। तो कैथोड से आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एनोड की तरफ बहुत तेज़ स्पीड में, ठीक है, बहुत तेज़ स्पीड में डिस्चार्ज होते हैं हाई स्पीड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उनकी
स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले क्या होते हैं, समदाबीय। समदाबीय का मतलब क्या होता है, आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनमें आपका सेम आपका मास नंबर होता है, मास नंबर सेम पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आर्गोन है आपका 18, मास नंबर 40, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। देखिए जो ऊपर वाला ये मास नंबर सभी का सेम है पर एटॉमिक नंबर सबका अलग है, 18, 19, 20। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार, समदाबीय। ये हम पढ़ चुके हैं, गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट कूलम आवेश बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18। क्लियर है। नेक्स्ट है महासमुंदर की ऊपरी परत को सीमा। अब देखिए सीमा, SIMA, सीमा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऊपरी परत में SI यानी कि सिलिका, MA मतलब मैग्नीशियम, नाम से ही पता लगेगा, सीमा आप लिखोगे सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम होता है इसीलिए सीमा बोलते हैं। नेक्स्ट है KO2 में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को डैश की एक उपचयन संख्या दी जाती है। उपचयन संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट दी जाती है। तो कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए आप देखते हैं KO2 पूरे मोलिकुल्स का 0 होता है, तो पोटेशियम KO2 का आप निकालेंगे, K की होती है +1। ठीक है, तो ऑक्सीजन निकालना है, 2 हैं आपके, तो 2 लिखोगे। X मान लेते हैं हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेज, तो ये किसके बराबर होती है, 0 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 2x बराबर है 0। अब ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर है -1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -1/2 यानी कि -0.5। क्लियर है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -0.5। अगला है एक अधातु है पर चमकदार है, तो नॉन मेटल है बट वो लसरस है, तो उसको बोलते हैं आयोडीन। तो आयोडीन होता है जो लसरस है लेकिन वो एक नॉन मेटल है, अधातु है। नेक्स्ट है वह ऊष्मागतिकी प्रक्रिया जिसमें गैस पर या गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, तो उसको बोलते हैं सम आयतनीय प्रक्रिया यानी कि आइसोक्रोनिक, या फिर हम बोलते हैं आइसोमीट्रिक। ठीक है, जिसमें आपका कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा तो कोई भी वर्क नहीं होगा। क्लियर है, तो उसको बोलते हैं सम आयतनीय। अगला है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन डैश में देखा जाता है, तो इंटरमोलिकुलर, यहाँ पर बात हुआ है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड किस में देखे जाते हैं आपके, ओ नाइट्रोफिनॉल, ओ का मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखे जाते हैं। नेक्स्ट सीसा मुख्यतः डैश के रूप में रहता है, तो सीसा किसके रूप में रहता है, गैलेना, गैलेना GALENA, तो गैलेना के रूप में मिलता है। फिर इससे हम निकालते हैं सीसा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं PbS, लेड सल्फाइड। क्या बोलते हैं, लेड सल्फाइड। क्लियर है। तो ये थी आपके स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है, आयतन V में बंद एक गैस द्वारा लगाया गया दाब P के लिए गैसों का जो गतिज जो सिद्धांत सूत्र है वो क्या है,
PV इज इक्वल टू 1/3 NM V स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर दिया है तो NM दर्शाता है, तो इसमें आपको बताना है जो NM है वो क्या दर्शाता है। तो भाई NM जो है वो दर्शाता है यहाँ पर आयतन V में उपस्थित गैस का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो N का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल N है यानी कि जितने उसमें पार्टिकल्स हैं गैस के, ठीक है, और M मतलब है मास ऑफ पार्टिकल। तो N और M को यदि हम गुना कर दें तो पूरी गैस में जो भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का मास हो जाएगा, ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल्स। आगे है नेक्स्ट है, दही में बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें से कौन से जीवाणु दही बनाने में सहायक है। अब देखो दही बनाने के लिए कौन से जीवाणु हैं जो सहायक होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। दूध से दही बनाने का काम कौन करते हैं, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट गर्म करने पर भूरे रंग की डैश उत्सर्जित करती है। अब देखो लेड नाइट्रेट है हमारा, यदि हम उसको हीट देंगे, लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, ये आपका लेड नाइट्रेट है। यदि हम इसको गर्म करें तो ये क्या निकलता है, तो ये निकालता है NO2। क्या निकालता है, NO2 निकालता है, जो कौन से कलर की होती है, वो भूरे रंग की गैस होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी राइट होगा, NO2। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर यदि पृथ्वी के निकास वेग यानी कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड है और किसी ग्रह के निकास वेग त्रिज्या का दुगना है, तो पृथ्वी के रूप में उसका औसत घनत्व क्या होगा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो एस्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो वो होता है निकास वेग, VE बराबर है √2GRE, ठीक है। RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो यहाँ पे जो VE है वो किसके बराबर है, वही R के बराबर। किसके बराबर है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या दिया गया है, 11, किसी पर 11 है, तो यानी कि VE यदि 11 है तो वो क्या होगा, R। और जहाँ पर त्रिज्या 2 गुना है यानी कि 2R है, तो वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो दोनों को डिवाइड कर दें तो VE रखेंगे और R की वैल्यू रखेंगे 2R, और दोनों को डिवाइड कर दें तो R से R कटेगा और VE की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये गुना हो जाएगा, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र का नाम क्या है। अब देखिए जो वायुमंडलिक दाब है उसको मापने का जो यंत्र है वो कौन सा होता है, बैरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बैरोमीटर। नेक्स्ट है, डैश निम्न आवर्ती की विद्युत शक्ति के उत्पादन, संचरण और प्रयोग के दौरान बनाई जाती है। तो कौन सी बनती है भाई, वो EMF बनती है। कौन सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिनको हम बोलते हैं, वो हमारी यहाँ पर बनती है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, जब ब्राइन के जलीय विलयन में से विद्युत गुजरती है तो यह NaOH बनाने के लिए अपघटित हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो भाई वो कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वो हमारी प्रक्रिया होती है क्लोर एल्कली प्रक्रिया, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया। अब देखो इसमें क्या होता है, ब्राइन NaCl, ठीक है, NaCl। इसमें से क्या होता है, ब्राइन के जलीय विलयन यानी कि ब्राइन के जलीय विलयन, ब्राइन प्लस वाटर। तो इसमें से जब विद्युत गुजरती है तो ये क्या होता है, 2NaOH, ठीक है, और प्लस CO2 प्लस वाटर में बदलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रक्रिया। अगला है, उत्पादन प्रक्रियाओं की अनुवांशिक प्रक्रिया के कारण कौन सी हानि अपरिहार्य है। तो कौन सी हानि होती है भाई, जो अपरिहार्य होती है वो सामान्य प्रक्रिया। नेक्स्ट है, सभी धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और डैश देते हैं। तो सभी धातु कार्बोनेट यानी कि जो भी मेटल कार्बोनेट होते हैं आपके, धातु कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, और जो एसिड की रिएक्शन हो, यदि प्रक्रिया हो, तो वो क्या देते हैं भाई, CO2 देंगे, साल्ट देंगे और प्लस में वाटर देंगे, प्लस में वाटर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट है, भूकंप के समय ऊर्जा उत्पन्न होने वाली बिंदु को क्या कहते हैं। अब देखिए जो भूकंप है जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोकस, या फिर बोलते हैं हाइपो सेंटर। क्या बोलते हैं,
हाइपो सेंटर बोलते हैं या फिर फोकस बोलते हैं। और यदि एपिसेंटर की बात करें तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जहां पर भूकंप का झटका सबसे अधिक महसूस होता है ग्राउंड पर, तो वो इसके ठीक ऊपर होता है, बिल्कुल ठीक सीधा ऊपर ग्राउंड पर। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो दोनों याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है बिच्छू पत्तियों के चुभने वाले, यहाँ पे लिखा है पता नहीं रोम लिखा है, शायद साफ नहीं दिख रहा, का अंतक्षेपण करते हैं जिससे जलन युक्त दर्द होता है। तो यानी कि जो जलन युक्त दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है भाई मिथेनोइक एसिड के कारण, या फिर फॉर्मिक एसिड भी इसको बोलते हैं। दोनों याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी आपको मिलेगा, फॉर्मिक अम्ल या फिर मिथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु की संवेग 25% बढ़ती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यदि संवेग, अब देखो गतिज ऊर्जा जो होती है के काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, ठीक है। या फिर दूसरे रूप में हम बोले तो काइनेटिक एनर्जी हम संवेग के रूप में p²/m, तो किसके प्रोपोर्शनल है भाई? p² के। किसके प्रोपोर्शनल है? p² के। यदि एक बार 25 बढ़ाएं तो ये क्या होगी? 2 बार बढ़ेगी, यानी कि फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, p² के बराबर हो यदि कोई चीज़ तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं x + y + xy/100। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। तो यानी कि 2 बार वो बढ़ती है 25, तो 25 प्लस अब एक्स वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पर 25, तो 25 × 25 625 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ये कट के आएगा 6.25 और ये 50 होगा, और 50 में 6 और जोड़ेंगे तो 56.25 होगा, तो लगभग 56% आपकी ये बढ़ेगी। नेक्स्ट है ईंधन में और निम्नलिखित में से कौन से 3 कारक आग को जलते रहने के लिए संयोजन में मौजूद होने चाहिए। तो आग को जलते रहने के लिए कौन से चाहिए भाई? हमें ईंधन चाहिए, ऊष्मा चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? ईंधन, ऊष्मा और हमें चाहिए ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक जैक जो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आपका हाइड्रोलिक जैक होता है, हाइड्रोलिक जैक है, ठीक है, वो किस पर आधारित होता है? तो पास्कल के नियम पर। पास्कल का नियम भाई क्या बताता है? यदि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं कहीं पर तो वो सभी जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली वो फैलता है। तो पास्कल का सिद्धांत ये बोलता है। नेक्स्ट है ओम के नियम में कौन सी विद्युत मात्राएं संबंधित हैं। ओम के नियम में कौन कौन सी होती है भाई? V = IR, ठीक है। वोल्टेज होती है, करंट होती है और रेजिस्टेंस है, यानी कि विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। नेक्स्ट है एक गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग 330 मीटर/सेकंड है। यदि तापमान में परिवर्तन किए बिना दाब को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा। अब देखिए जो भी आपकी साउंड की जो स्पीड है, ठीक है, साउंड की जो वेलोसिटी है वो प्रेशर पे कभी नहीं बदलेगी। प्रेशर को कितना भी घटा लो बढ़ा लो वो सेम ही रहेगी। हाँ, यदि आप टेम्परेचर को घटाते बढ़ाते हो तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन दाब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सेम रहेगी यहाँ पर, ठीक है, 330 ही रहेगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उच्च गति वाला इंजन है। अब इंजन आपके 2 तरह के होते हैं, एक आंतरिक दहन जिसमें जो आपका इंजन है अंदर की तरफ जलता है, एक होता है आपका बाहरी एक्सटर्नल बर्निंग, ठीक है, जिसमें आपका जो फ्यूल है वो बाहर बर्न होता है। तो जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है तो वो कौन सा होता है? इंटरनल बर्निंग, यानी कि आंतरिक दहन इंजन क्या होता है? सबसे ज़्यादा आपका गति वाला होता है, क्योंकि इंटरनल वाले की जो एफिशिएंसी होती है लगभग 35 से 45 होती है, और इसकी जो होती है एक्सटर्नल बाह्य वाले की 15 से 25% की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस मतलब केमिकल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल में। तो जिसमें डैश होते हैं, तो भाई किसमें आपके क्या क्या होते हैं? तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका एक, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, और एक आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। नेक्स्ट है कार्बन के समरूप आइसोटॉप्स हैं। तो कार्बन के आइसोटॉप्स बताने हैं आपको कौन कौन से हैं। तो आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं भाई? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है, जैसे CN12 और एक NC
14। यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाला एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ये दोनों सेम होंगे और ये आपका अलग होता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ए। नेक्स्ट है अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता का जो आपका है घटता क्रम आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए भाई घटता क्रम कौन सा होगा, मैंने पहले भी आपको करवाया है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा जिंक, फिर आएगा आयरन लोहा। तो यहाँ पर ऑर्डर आपसे मैग्नीशियम से स्टार्ट दिया, तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला ऑर्डर होगा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को जो हमारी सीरीज़ है प्रीवियस ईयर की कैसी लग रही है, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक शेयर, हर एक लाइक और हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियोज़ लाने के लिए। नेक्स्ट है सभी गैसों के समान आयतन में समान ताप और समान दाब पर अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ये कौन सा नियम है? तो भैया कौन सा नियम होता है? एवोगैड्रोज का नियम। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, ठीक है, कि यानी कि सभी गैसों का बराबर आयतन सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, ठीक है, अणुओं की संख्या बराबर होती है। तो ये कौन बोलता है? एवोगैड्रोज लॉ। नेक्स्ट है कार कूलिंग सिस्टम में एक पंप इंजन के माध्यम से और डैश के पाइप के माध्यम से पानी प्रसारित करता है। अब देखिए वो किसके माध्यम से करता है? रेडिएटर के माध्यम से। अब देखिए जो आपका कार का जो इंजन होता है वो गर्म होगा, ठीक है, उसके बाहर से क्या फ्लो करता है? पानी, ठीक है, वाटर कूल होता है। तो वो क्या करेगा, जो आपकी इंजन की गर्मी है उसको सोख लेगा, फिर वो रेडिएटर में पास होगा पाइप के थ्रू और वहाँ पर हवा के माध्यम से वो ठंडा होगा। तो इसी तरह से प्रोसीजर आपका चलता रहता है। तो क्या क्या चाहिए आपको? इंजन के साथ रेडिएटर कनेक्ट करते हैं हम कूलिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का ब्रेक आमतौर पर रेलवे ट्रेनों और ट्राम कारों में उपयोग किया जाता है? तो शू ब्रेक टाइप का, ठीक है, इस तरह से आपका होता है। ये आपका व्हील होता है, ये ऊपर और नीचे प्रेस होते हैं और ये आपका व्हील रोटेट करेगा तो ये स्टॉप हो जाएगा जैसे ही हम इनको दबाएंगे। तो शू ब्रेक टाइप का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है फोकल लंबाई 2m की एक अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो फोकल लंबाई जो आपकी दी है इसकी आपको अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात करनी है। अब देखिए शक्ति होती क्या है? अवतल यानी कि कनकेव लेंस है, ठीक है, इसकी शक्ति फोकल लेंथ आपको दी है 2m। तो पावर आपको ज्ञात करनी है, शक्ति तो क्या होती है? 1/f। तो 1/f रखोगे यहाँ पे f की वैल्यू 2, तो 1/2 क्या होगी? 0.5। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लस होगी या माइनस, तो यहाँ पर माइनस होती है अवतल लेंस की, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है शारीरिक खतरा कौन सा है? तो शारीरिक जो खतरा है यहाँ पर फिजिकल हैजार्ड इनमें से जो आपको देता है, यदि आप ज़्यादा कंपन वाइब्रेशन वाले में काम करेंगे तो ये आपके लिए शारीरिक खतरा होता है। और जो इसके एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ठीक है, वाइब्रेशन, ये सारे क्या हैं? शारीरिक खतरे के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है जिंक के साथ वायर रोप सॉकेट की क्षमता है। तो जिंक के साथ जो वायर रोप सॉकेट है उसकी क्षमता कितनी होती है? 100% होती है। नेक्स्ट है डैश लोहे के साथ कार्बन का एक रासायनिक यौगिक है। लोहे के साथ कार्बन का एक रासायनिक यौगिक है और इसे आयरन कार्बाइड के रूप में जाना जाता है। तो आयरन कार्बाइड का फॉर्मूला आपका होता है Fe3, आयरन कार्बाइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंटाइट। क्या बोलते हैं? सीमेंटाइट। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता? अब कौन सा नहीं दर्शाता? देखिए P आपका क्या होता है? VI, तो VI भी दर्शाता है। उसके बाद V आपका क्या होता है? IR। तो यहाँ पर यदि आप अलग अलग वैल्यू रखें, सबसे पहले देखिए V की वैल्यू रखेंगे IR, तो IR रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I, ठीक है, I आपका गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? I²R हो जाएगा। तो A वाला भी हमारा आंसर। उसके बाद आप दोबारा से एक और वैल्यू रखेंगे I की, तो यहाँ से I की वैल्यू रखेंगे V/R। तो यहाँ से V/R रखेंगे तो क्या हो जाएगा? V²/R, ठीक है। तो A, C और D हमारे तीनों जो होते हैं परिपथ में विद्युत शक्ति को दर्शाते हैं, केवल और केवल B है जो नहीं दर्शाता है। याद रखेंगे आप सारे के सारे।
नेक्स्ट है पीतल का मिश्र धातु है, पीतल डैश का मिश्र धातु है, तो किस किस का है, ब्रास। ठीक है, पीतल जो होता है आपका ब्रास वो कॉपर और जिंक का आपका क्या होता है, एलॉय होता है, यानी कि तांबे और जिंक का। नेक्स्ट है डैश एक एंटीसेप्टिक है जो बाजार में परहाइनोल के रूप में बेचा जाता है, तो कौन सा बेचा जाता है भाई, परहाइड्रोजन के रूप में। ठीक है, परहाइड्रोजन के रूप में या हाइड्रोल के रूप में बेचा जाता है, तो वो कौन सा होता है आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका एक आपका एंटीसेप्टिक है H2O2। ठीक है, जो बाजार में बेचा जाता है आपका। नेक्स्ट है एक एलो खनिज, एलो खनिज यानी कि यहाँ पर नाम ही दे दिया एलो, जिसमें लोहा ना हो, तो उसमें अन्य धातु होती है, तो उसमें क्या नहीं होता है आपका, लोहा। ठीक है, नहीं होता है। नेक्स्ट है कोयले से डैश का उत्पादन कोयला गैसीकरण कहलाता है। अब कोयले से किसका उत्पादन होता है जिसको हम गैसीकरण कहते हैं, तो भाई कोयले से आपका सिन गैस का उत्पादन। ठीक है, सिन गैस का उत्पादन करते हैं जिसको गैसीकरण कहते हैं। तो सिन गैस आपका होता क्या है, तो सिन गैस आपका मिक्सर होता है गैस का, जैसे मीथेन, CO, H2 और CO2, इन सभी का मिक्सर होता है सिन गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोयला गैसीकरण। अगला आपका एक न्यूमेरिकल है, देखिए कैसे करेंगे ये। एक तांबे के तार का व्यास दे रखा है आपको 0.5 mm, तांबे के तार का जो व्यास है डायमीटर दे रखा है आपको 0.5, और उसकी प्रतिरोधकता जो दे रखी है 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर दे रखी है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओम मीटर दे रखी है यहाँ पर। इस तार की लंबाई इसकी प्रतिरोधकता 10 ओम करने के लिए क्या होगी। और देखिए प्रतिरोधकता यदि आपको 10 ओम करनी है तो उसकी लंबाई क्या होगी। अब आपको R का फॉर्मूला पता है, R = ρL/A, रेजिस्टिविटी की फॉर्म में। ठीक है, इसमें हम यदि अपनी सारी चीज़ें रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास L आ जाएगा 122.7 मीटर। ठीक है, मीटर में आएगा तो लगभग 122 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, रो की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6, L आपको निकालना है, और A आपका हो जाएगा π/4, d², D की भी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है मोल्डिंग रेत का संगठक क्या है। जो मोल्डिंग जो रेत है उसका संगठक बताना है आपको कौन कौन सा है, तो सिलिका रेत भी है, पानी भी है और मिट्टी भी है, तो इन सभी से मिलकर बनता है सिलिका रेत, सिलिका क्ले। ठीक है, उपरोक्त सभी आंसर। नेक्स्ट है कड़ी लकड़ी का उदाहरण है। ठीक है, हार्ड जो वुड है उसका उदाहरण बताना है, तो वो कौन सा है, निम्न में से सागौन। कौन सा है, सागौन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सागौन, इसको टीक बोलते, टीक। नेक्स्ट है जल में एसिटिक अम्ल का 5.8% विलयन कहलाता है। यदि जल में एसिटिक एसिड है जो 5 से लेकर 5.8 नहीं 5 से लेकर 8% विलयन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो उसको हम बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं, विनेगर। क्लियर है। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक और देख लेते हैं आगे, उसके बाद जो बाकी के पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो आरी से लकड़ी काटने की कला क्या कहलाती है। देखिए, आरी से लकड़ी काटने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉइंग। सा हम क्या बोलते हैं, आरी, और इससे लकड़ी काटने की कला को हम क्या बोलते हैं, सॉइंग। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आपका यहाँ पर अधातु है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है कुछ खास, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा खनिज यहाँ पर शायद दिया है प्रकृति में। तो खनिज आपको अधातु यानी कि नॉन मेटल बताना है, जिप्सम, चूने का पत्थर और माइका, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन मेटल हैं। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का पुनर्क्रिस्टलाइजेशन देता है। जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करें हम तो ये आपको क्या देता है, धावन सोडा देता है। क्या देता है, धावन सोडा देता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये थे आज की वीडियो के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।